आप सभी लोगों का क्लास 10 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जियोग्राफी में दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर जो था संसाधन विकास एवं उद्योग समाप्त हो गया। दूसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। आज जो पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है भूमि और मृदा संसाधन। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है जल संसाधन। क्या नाम है? जल संसाधन। चौथा जो चैप्टर है उसका नाम है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, है ना? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। उसके बाद जो पांचवा चैप्टर है उसका नाम है खनिज संसाधन। क्या नाम है? खनिज संसाधन। और छठा जो चैप्टर है, छठा चैप्टर का नाम है ऊर्जा संसाधन। यानी कि हमको प्राकृतिक संसाधन में 6 चैप्टर पढ़ना है ना? और कुल मिला जुला करके हमको ज्योग्राफी में 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 13। तो सभी चैप्टरों का अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर आपको समझ में आ जाए, हर चैप्टर की समझ आपको हो जाए। हम लोग इस तरह से काम करेंगे कि आपका सब चैप्टर समझ में आ जाए। समझे कि नहीं? तो आइए अब हम लोग जो है सीखते हैं, है ना? हम लोग जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम है भूमि और मृदा संसाधन। ध्यान से समझिएगा, क्या नाम है इसका? भूमि और मृदा संसाधन। भूमि और मृदा संसाधन, चैप्टर नंबर 2, भूमि और मृदा संसाधन। आप इस बात को समझिएगा, भूमि और मृदा संसाधन, है ना? एक चीज समझिएगा, ये जो मिट्टी हम लोग पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। मृदा मीन्स क्या होता है? मिट्टी। और भूमि, आपको लग रहा हो कि भूमि सर और मिट्टी अलग अलग चीज है, तो हाँ, अलग अलग चीज है। भूमि क्या है? भूमि तो बहुत, सब भूमि पर पूरा पृथ्वी है कि नहीं है? लेकिन मृदा जो उसको कहेंगे जिस पर कृषि होता हो। मृदा किसको कहेंगे? जिस पर कृषि होता हो। समझे कि नहीं है? तो जब आप मृदा का अध्ययन कीजिएगा तो मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? जब मिट्टी के बारे में पढ़िएगा, मिट्टी के चर्चा कीजिएगा, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा कि मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं कि इसके अध्ययन को, है ना, किसके अध्ययन को? मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, है कि नहीं? पेडोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। मिट्टी की पढ़ाई को हम लोग क्या कहेंगे? पेडोलॉजी कहेंगे। चैप्टर आपको लिखा हुआ 2-3 पन्ने में ही है, लेकिन समझने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। भूमि है क्या चीज? देखिए, इस भूमि के बारे में थोड़ा सा विवरण देते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, चूंकि इसी पर आपकी खेती भी होती है ना? इसी पर घर द्वार सब बनता है, इसी पर जो है से सड़कें बनती हैं, इसी पर जो है से आपका रेलवे लाइन बिछता है, इसी पर दुकान खुलती है। भूमि पर सारा चीज होता है। अगर ये भूमि नहीं रहेगा तो मानव जीवन से लेकर के प्राकृतिक या निर्जीव जितने भी चीज हैं सभी का जीवन लीला ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमि जो है यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है? यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और सिर्फ एक महत्वपूर्ण संसाधन ही नहीं है। अगर इसको हम सिर्फ महत्वपूर्ण संसाधन में खत्म कर देंगे तो इसके साथ जुल्म हो जाएगा, है ना? मिट्टी सिर्फ एक महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है। महत्वपूर्ण संसाधन है कर दिए तो सिर्फ क्या यही महत्वपूर्ण संसाधन है? नहीं। क्योंकि देखिए, आदमी को जिंदा रहने के लिए, आदमी को व्यापार करने के लिए, चलने के लिए सड़कें, वाहन को चलने के लिए सड़कें, यहाँ तक कि हवाई जहाज को लैंड करने के लिए भी भूमि की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है कि उसको उड़ने के लिए भी कुछ दूर दौड़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता है। जिंदा रहने के लिए हम लोगों को पेड़ पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है, तो पेड़ पौधे भी भूमि पर ही, यानी कि मिट्टी पर ही जिंदा रहते हैं। मिट्टी मृदा पर, भूमि पर ही जिंदा रहते हैं। कुल मिला जुला करके कोई चीज बिना भूमि के संभव नहीं है। जैसे आप हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो ये सबों को रहने के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है भूमि। अगर भूमि ही नहीं होगा तो मिट्टी नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा,
पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हवा नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा, यानी कि अगर भूमि नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कह सकते हैं कि भूमि जो है से एक आधारभूत संसाधन है। कैसा संसाधन है? आधारभूत संसाधन है। तो अगर हम लिख दें कि यह एक आधारभूत संसाधन है तो इसमें कोई कतिपय नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यह सभी चीजों का आधार है भूमि। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कैसे आधारभूत है, तो एग्जाम्पल के तौर पर बताइए लोगों को कि आपका मकान कहाँ बना हुआ है? तो भूमि पर बना हुआ है। सड़क कहाँ बना हुआ है? तो भूमि पर बना हुआ है। आपसे कोई पूछेगा कि रेल पटरी कहाँ बिछी हुई है? तो भूमि पर बिछी हुई है। आप देखिए ना, कोई भी चीज हमको बताइए ना, आपका स्कूल है, शहर है, नगर है, सब तो कहाँ बिछा हुआ है? अस्पताल है, सब तो आवश्यकता वाला चीज भूमि पर है। कितना का नाम लिखिएगा, सारा का सारा चीज तो भूमि पर है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के साथ साथ आधारभूत संसाधन भी यह है। क्लियर हो गया? जैसे भूमि और मृदा में, मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा जो है से सभी भूमि को मृदा नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। सभी भूमि को मृदा कहेंगे, मिट्टी कहेंगे नहीं। मिट्टी की परिभाषा है, मृदा की परिभाषा है जिस भूमि पर कृषि होता हो। जिस भूमि पर क्या होता हो? कृषि। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई मृदा के पूछेगा तो मृदा किसे कहेंगे या मिट्टी किसे कहेंगे? तो जिस भूमि पर कृषि होता है, समझ लीजिए, जिस भूमि पर कृषि होता है, कृषि का मतलब हो गया कि आप समझिए कि खेती होता है। जिस भूमि पर खेती होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मृदा कहते हैं, उसे मृदा कहते हैं। तो अब हमको बताइए, मृदा कहते हैं तो आप हमको बताइए कि क्या सभी भूमि पर कृषि होती है? नहीं होती है। अगर सभी भूमि पर कृषि होता तो फिर मकान कहाँ जाता, कल कारखाने कहाँ जाता, शहर कहाँ बसा हुआ है, सड़कें कहाँ है, रेलवे पटरी कहाँ है कि नहीं? तो सभी भूमि पर, जैसे जिस भूमि पर सड़कें बन जाती है, क्या उस पर खेती हो पाती है? जिस भूमि पर रेलवे पटरी बिछ जाती है, क्या उस पर खेती हो पाती है? जिस भूमि पर आप मकान बना लेते हैं तो क्या उस पर खेती हो पाती है? जिस भूमि पर शहरें हो जब बस जाती है, नगर बस जाते हैं, हॉस्पिटल अस्पताल खुल जाते हैं, स्कूल बन जाते हैं, तो क्या उस भूमि पर खेती होती है? कभी नहीं होती है खेती। तो हम लोग मृदा किसको कहेंगे? जिस पर खेती होगी। भूमि तो सब है, लेकिन जिस पर खेती होगी उसको मृदा कहेंगे। आ गया समझ में? अब भूमि और मृदा में कितने बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? अब भूमि जो है पृथ्वी पर, सब पृथ्वी जो है वह भूमि ही है, लेकिन जहां पर खेती होगी उसी को मिट्टी कहेंगे। अब देखिए एक बात, आप देखिए ध्यान से समझिएगा, हम बारी बारी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर आपको पूरा पूछा जाए कि विश्व में जो है मृदा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे विश्व में कितना कितना भूमि है? पूरे विश्व में कितना भूमि है पता है आप लोगों को? पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। उस विश्व में जितना भूमि होगा उसी भूमि पर पहाड़ भी होगा, उसी भूमि पर आहार नाहार नदी सब कुछ होंगे, है ना? उसी भूमि पर जो है से आपके जंगल भी होंगे, है कि नहीं? उसी भूमि पर आपके कहीं कहीं मरुस्थल भी होंगे। आ रहा है समझ में ना? तो ये बात हम पूछ रहे हैं कि पूरा विश्व में भूमि जो है से कितना है। तो अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि यह पूरे विश्व में 197 करोड़ हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर? 197 करोड़ हेक्टेयर भूमि है ना? और वह भूमि किसके लिए है? ये हम भूमि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, माने ये जो हम बात बता रहे हैं कि जितना भूमि है पृथ्वी पर, जिसमें पहाड़ भी है, पठार भी है ना, पर्वत भी है, नदी भी है, झरना भी है, तो उस पूरे भूमि का, है ना, ये सब पूरे भूमि पर है। तो कितना ऐसा भूमि है जिसको हम मृदा कहेंगे? कितना ऐसा भूमि है जिसको हम क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। मृदा मीन्स मिट्टी कहेंगे, समझे कि नहीं? यानी कि मिट्टी किसको बोलेंगे? जिस पर कृषि होती है। तो वो कितना है ये हम पूछ रहे हैं। तो आप जानिए कि जितना पृथ्वी पर भूमि है वह 197 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वह मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा। समझे कि नहीं? तो लिखेंगे कि यह मृदा जो है, यह मृदे के बारे में लिख रहे हैं, सारा चीज है। तो यह, है ना, क्या है? पूरे विश्व, ध्यान से समझिएगा, यह पूरे विश्व में 197 करोड़
हेक्टेयर, 197 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। यह पूरे विश्व में 197 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। कैसा भूमि है ना, कैसा भूमि है? कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए, कृषि के लिए है। यानी कि भूमि और बहुत ज्यादा है, लेकिन मृदा की मात्रा कितना है? 197 करोड़ हेक्टेयर है। आ गया समझ में? मृदा किसको कहेंगे? 197 करोड़ हेक्टेयर वाली भूमि के। अब आप देखिएगा अब देखिए, रूस के पास अकेले, रूस के पास कैसे अकेले, क्योंकि आप जब विश्व का नक्शा देखिएगा तो सबसे बड़ा क्षेत्र रूस के पास है। सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? रूस के पास है। तो रूस के पास अकेले कृषि लायक तो 197 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। और कृषि के लिए तो इतना भूमि है, तो इसका कितना परसेंट अकेले रूस के पास है? बताइए तो जरा सा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। 16.5%। कितना प्रतिशत? 16.5%। अगर इसको हम 100 मान ले, इसको क्या मान ले? 100 मान ले, मैंने कृषि लायक भूमि 197 करोड़ हेक्टेयर है, यानी कि इसको 100% ही है ना, कृषि लायक है। उस 100% में से रूस के पास कृषि के लिए अकेले कितना जमीन है? तो 16.5%। कितना भूमि है? 16.5%। तो लिख सकते हैं कि रूस के पास अकेले माने सिर्फ अपना उसका कृषि लायक है ना, कृषि लायक, कैसा लायक? कृषि लायक 16.5% भूमि है। कितना भूमि है? 16.5% भूमि है। क्लियर हो गया? कितना भूमि है? 16.5% भूमि है। क्लियर हो गया? और यही आपको हम बता देते हैं कि सिर्फ 4 देश को मिला दीजिए, समझे कि नहीं? 4 देश में कौन कौन? तो एक हो गया रूस, दूसरा ले लीजिए अमेरिका, अमेरिका का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, तीसरा ले लीजिए चीन, चौथा ले लीजिए भारत, समझे कि नहीं? अगर इन 4 देशों को मिला दीजिएगा तो टोटल ये अगर 100% है तो चारों देश मिलाकर के 50% कृषि लायक भूमि यही 4 देश में है। अब बाकी 50% में पूरा विश्व है कि नहीं? अब सोच लीजिए कितना ज्यादा क्षेत्र है। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा। अब इसी हिसाब से हमने कहा अमेरिका के पास, तो अमेरिका के पास अकेले कृषि लायक कितना परसेंट भूमि है? तो 13% भूमि है। कितना भूमि है? 13% भूमि है कृषि लायक, समझे कि नहीं? अब हम लोग देखिएगा, हम लोग अब भारत की बात कर लीजिए। तो भारत के पास देखिए, चीन का जो है से देखने में बहुत बड़ा लगता है, चीन का भूमि बहुत ज्यादा है। चीन का जो क्षेत्रफल देखिएगा, नक्शा देखे होंगे, तो चीन भारत से भी बड़ा है, समझे कि नहीं? लेकिन कृषि लायक भूमि जो है वहां पे कम है भारत से। भारत उसके सामने छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन कृषि लायक भूमि भारत में ज्यादा है। इसीलिए तीसरा नंबर पर हम किसको लिख रहे हैं? भारत। भारत के पास अकेले कृषि लायक जो भूमि है वह है 11.9%। कितना प्रतिशत है? 11.9%, समझे कि नहीं? लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं कि चीन के पास आबादी बहुत है, क्षेत्रफल भी बहुत है, भूमि उसके पास ज्यादा है, लेकिन कृषि लायक भूमि कम है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, उत्पादन भारतों से ज्यादा होता है। उत्पादन क्या है? भारत से भी ज्यादा है। जैसे यहां समझिए मैटर को, चीन के पास जो है, चीन के पास कृषि लायक कितना भूमि है? तो 7.3% है। कितना है? 7.3% है। अब देखिए, भारत के पास कृषि लायक भूमि है 11.9%, लेकिन फिर भी उत्पादन इसका क्या है? कम है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ टेक्निक की असुविधा है ज्यादा, तकनीकी नहीं है, टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे हैं। वहीं चीन के पास खेती लायक भूमि है 7.3%, लेकिन उत्पादन भारत से ज्यादा करता है। जो छोटा छोटा कांटी से लेकर के बड़ा बड़ा कोरोना बना दे रहा है
है कि नहीं, मैंने क्या नहीं उसको बनाता है। हम लोगों के यहाँ अगर दीपावली में लाइट भी जलाना है तो चाइनीज बल्ब, कैमरा का यूज कर रहे हैं तो चाइनीज कैमरा, कांटी का यूज कर रहे हैं तो चाइनीज कांटी, है कि नहीं। तो समझ लीजिए कि कृषि में भी आगे होगा हम लोगों से, तो उसके पास टेक्नोलॉजी की दुनिया का वो बेताज बादशाह है। कौन? चीन। इसलिए कम जमीन होते हुए भी वहां उत्पादन बहुत है कि नहीं, उत्पादन बहुत कर लेता है, भारत से ज्यादा उत्पादन कर लेता है। क्लियर हो गए? अब आपसे पूछेगा, चलो थोड़ा सा भारत पर चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए ध्यान से, भारत का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो भारत के पास कितना भूमि है, समझे कि नहीं। क्षेत्रफल मीन्स क्या चीज, लंबाई गुना चौड़ाई, है कि नहीं, कितना टोटल मिलाकर के क्या है, भूमि है। तो आप याद रखिएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना। लंबाइयों में किलोमीटर, चौड़ाइयों में किलोमीटर है, तो गुना करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है हम लोगों के यहाँ भूमि है। अगर इसको हेक्टेयर में बदलिएगा तो सीधे लिख दीजिए 32.87। कितना लिखिएगा? 32.87 करोड़ हेक्टेयर। करोड़ हेक्टेयर क्या है? भूमि है। किसके पास? भारत का, भारत के पास। लेकिन क्या इन सभी भूमि में खेती होती है? नहीं भैया, इसी में कुछ पहाड़ भी है, बर्फ वाला भी जगह है, कुछ जो है से झरना भी है, नदी भी है, मरुस्थल भी। देखिए राजस्थान में क्या है, पूरा बालू बालू है कि नहीं है। तो सभी के सभी कृषि लायक भूमि नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत में, जैसे भारत का कुल कृषि लायक भूमि है ना, क्या लिखेंगे? कृषि भूमि कितना है, जिस पर कृषि हो जाए वह कितना है। तो अगर इसको 100 मान लीजिए, अगर 100% मान लीजिएगा तो आधे से थोड़ा सा कम, यानी कि 48.33, मैंने आधा से भी थोड़ा सा कम, समझे कि नहीं। मैंने इसका जितना है ना क्षेत्रफल, उसका आधा से भी कम, क्योंकि कुछ पर भवन भी बना हुआ है, कुछ पर कल कारखाने भी बने हुए हैं, कुछ पर सड़कें बनी हुई हैं, कुछ पर एरोड्रम बने हुए हैं, कुछ भूमि पर बंदरगाह बना हुआ है, कुछ भूमि पर सड़कें बनी हुई हैं, है कि नहीं। तो इन सभी को अगर कर दे तो इस कुल भूमि का है ना आधा से कम भूमि कृषि लायक है, यानी कि 48.33% है। कितना परसेंट है? 48.33% है। क्लियर हो गया? ये भारत के पास हमने आपको बताया। अब यहां पर एक चीज और समझिए, आप समझिए, कृषि हम लोग, भारत की अधिकांशतः आबादी किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। भारत की अधिकांश आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर। लेकिन एक बात को ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, हम अगर कहें तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार उद्योग धंधे से आते हैं कि नौकरी से आता है कि कृषि से आता है? तो आप देखिएगा, जैसे ही आपका धान बोने का सीजन आ जाएगा तो आप देखेंगे कि लगेगा कि गांव के गांव एकदम रोजगार कर रहे हैं। सुबह उठेंगे, है ना, फार कुदारी लेंगे, है ना, ट्रैक्टर उठाएंगे, उसके बाद खेतों में काम करते रहेंगे। लगेगा कि पूरा का पूरा गांव एकदम सरकारी नौकरी कर रहा है, एकदम सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक, रात से लेकर के सुबह तक क्या करो? कृषि करो, है कि नहीं। कृषि करो, लगेगा कि एकदम नौकरी लग गई सबों को, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, लेकिन उस कृषि से सबसे कम आमदनी होती है। जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है उससे आमदनी सबसे कम होती है। अगर आमदनी खूब होता तो सब किसान अंबानी नहीं बन जाता, है कि नहीं। अगर किसान बहुत कृषि में फायदा होता तो सब किसान अडानी नहीं बन जाता, है कि नहीं। लेकिन क्या है, वो बेचारा इतना ही कमा पाता है जितना भर वो अपना भोजन कर सके। तो रोजगार तो कृषि खूब देता है। कृषि जो है रोजगार सबसे ज्यादा देता है, रोजगार सबसे ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा देता है।
परंतु क्या है, आमदनी कम। परंतु क्या है, आमदनी कम है। आमदनी कम है इससे, कृषि से आमदनी क्या है, कम है। और यह कितना रोजगार देता है, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है, अगर पूरी जनसंख्या को 100 मान लीजिए, तो 53.8% रोजगार देता है। समझे कि नहीं? यह कितना रोजगार देता है, तो यह 53.8% लोगों को रोजगार देता है। रोजगार देता है कृषि। आप देखिए ना, अभी कटनी के समय आया हुआ होगा, तो कटनी में आप भिड़े हुए हैं, 5 गो लेबरो भिड़ा हुआ है, ओकरा में थ्रेसरो भिड़ा हुआ है, ओकरा में जो है से और तरह का पूरा खरीदने वाला जुटा हुआ है, पूरा बेचने वाला जुटा हुआ है, सब लगा हुआ है। कुछ ओकरा में जो गिरल धान है खेत में, वहू बटोरने में ढेर लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग कृषि में लगे हुए, 53.8% लोगों को रोजगार मिल गया है। समझे कि नहीं? और अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज की और बात करें, तो कुल आमदनी पूरे देश का कृषि का कितना योगदान है, जितना भारत में कुल आय होता है, वह कुल आय में कृषि का क्या योगदान है, तो याद रखिएगा 13.7%। कितना प्रतिशत? 13.7%। किसान के पास जब अनाज होता है तो क्या करते हैं, बेचते ही ना है, तो वह आमदनी का साधन हुआ ना। तो वह हम लोग बात करेंगे कुल आमदनी पूरे देश का, कुल आमदनी पूरे देश का, पूरे देश का कुल आमदनी का कृषि का क्या योगदान है, तो कृषि का योगदान कितना है मेरे भाई, 13.7%। कितना है, 13.7% है। क्लियर हो गया? अब यहां पर इस बात को देखिए ध्यान से, यहां तक अगर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझिए, कुल आमदनी आप लोग पढ़ ही लिए, कुल भूमि पढ़ ही लिए कृषि, उसके बाद समझ लीजिए, आप देखिएगा हमारे यहाँ भारत में कुछ जगहों पर पर्वत है। पर्वत बोले तो एकदम ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जो हचाक से ऐसे हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, जाकर के ऊपर में नुकीला हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पर्वत। अगर यही नुकीला ना हो करके थोड़ा सा ऐसे हो जाए, तो जहां पर इस तरह से बन जाए तो ये हो गया पर्वत। पर्वत का मतलब है कि जो ऊपर जाए, यहाँ नुकीला रहे और नीचे में ही आ जाता पर्वत। और जब ऐसे रहे और थोड़ा छोटा रहे तो उसको कहेंगे क्या चीज, पठार। उसको क्या कहेंगे, पठार। और अगर मान के चलिए कि अगर प्लेन है तो इसको कहेंगे समतल। इसको कौन सा भूमि कहेंगे, समतल। समझ में आ गई बात? तो ये पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये क्या हो गया, समतल भूमि है। ये क्या है, समतल भूमि है। तो आप हमको बताइए कि अगर भारत के भू आकृति को हम लोग कैसे बांटते हैं, तो भारत के भू आकृति को 3 तरह से बांटते हैं। कितना तरह से बांटते हैं, 3 तरह से। तो भारत के भू आकृति माने भूमि की आकृति को कितने तरह से बांटते हैं, 3 तरह से बांटते हैं। भू आकृति को 3 तरह से बांटते हैं, 3 तरह से बांटते हैं। कैसे कैसे, देखिए ध्यान से, 3 तरह से बांटते हैं भू आकृति को। कैसे कैसे 3 तरह से बांटते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे ये देखिए, हम यहाँ पर एक स्पेस बनाते हैं, हम यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं। ठीक है, यह स्पेस हम बना दिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब इसमें जो है आपसे कोई पूछा जाएगा कि समतल मैदान, जो ये समतल भूमि है, वह कितना % है कुल भूमि का भारत में। कहाँ पे, भारत में। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम लोगों के यहाँ जो है भारत की जो भू आकृति देखेंगे तो समतल भूमि जो है आपका मात्र 43% है। कितना % है, 43%। यानी कि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो ये हमारा कितना है, 43%। कितना है, 43%। 43% क्या है, समतल भूमि। कितना है, समतल भूमि है। कितना % है, 43%। अगर वही हम लोग बात करें पर्वत का, तो पर्वत कुल मिला जुला करके 30% है। कितना % है, 30%।
30% भूमि पर क्या है, पर्वत है। तो हमको बच गया 27% और कितना बच गया, 27%। तो वो क्या है, पठार। क्या है, पठार। समझ में आ गया बात। देखिए कि 100% हो गया, 43 और 27, 43 और 7, 50, 20, 70 और 30, 100 है कि नहीं। यानी कि 43% भूमि जो है जो समतल भूमि है। इसी समतल भूमि पर क्या है, तो इसी समतल भूमि पर आपका जो है रेगिस्तान वगैरह सब है। और पर्वत का तो अलगे है, ये है 30%, और पठार का है अलगे 27%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसी में जो है से आपका नदी है, नहर है, आहर है, झरना है, तालाब है, इसके बाद जो है से रेगिस्तान है, सब इसी में है। समझे कि नहीं। तो भारत के भू आकृति को कितने तरह से हम लोग बांट दिए, 3 तरह से। समझे कि नहीं। अब आपको एक चीज हम बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा कृषि लायक भूमि कहाँ है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन सभी में सबसे ज्यादा कृषि के लायक माने जहां खेती बहुत अच्छा हो, वैसा भूमि है ना, कहाँ है। तो आपको याद होना चाहिए कि कुल भूमि का जितना भूमि भारत के पास है, जितना भूमि भारत के पास है, भारत के पास नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि सबसे अच्छा खेती लायक जो भूमि है वह 2 जगहों पर है। एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़। तो अगर हम लोग मध्य प्रदेश, ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश को एमपी बोलते हैं, मध्य में है तो मध्य प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ को ले ले, किसको ले ले, छत्तीसगढ़ को हम लोग ले ले। किसको किसको ले लेते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, है ना। क्या लिखेंगे, कुल भूमि जितना है, जितना उसके पास कुल भूमि है, इन दोनों के पास जितना कुल भूमि है उसका, है ना, कुल भूमि का 60% भाग, कितना भाग, 60% भाग पर खेती होता है। पर क्या होता है, खेती होता है। आया समझ में। यानी कि सबसे ज्यादा है। अब यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा खेती लायक भूमि इसी के पास है। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा खेती लायक भूमि, सबसे ज्यादा खेती लायक भूमि इसके पास है, खेती लायक भूमि है। क्लियर हो गए। सबसे ज्यादा खेती लायक भूमि है किसके पास, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास। अब यहां पे बात कीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, भारत के नक्शा में उधर जाइएगा तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तरी प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है, छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ है, उत्तराखंड। समझे कि नहीं। तो यूपी और उत्तराखंड दूसरे नंबर पर ऐसा राज्य है जहां पर खेती लायक बहुत अच्छा जमीन है। समझे कि नहीं, खेती लायक बहुत अच्छा जमीन है। पहला नंबर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश और कौन, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो मान के चलिए कि पर्वत भी बहुत ज्यादा है। तो उत्तराखंड दूसरे नंबर पर खेती लायक जमीन है, दूसरे नंबर पर, है ना। दूसरे नंबर बोले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद, है ना, दूसरे नंबर पर, है ना, दूसरे नंबर पर, है ना, खेती लायक जमीन है, खेती लायक जमीन है, खेती लायक जमीन है। समझे कि नहीं। और यह जो खेती करता है, कितना कितना परसेंट पर खेती करता है, कुल भूमि का कितना परसेंट, इसके पास जितना भूमि है, इसके पास माने उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जितना भूमि है, उस भूमि का 59% पर, कितना परसेंट पर, 59% पर खेती करता है। कितना पर, 59% पर, कितना परसेंट पर, 59% पर। आ गया समझ में। अब देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, इसकी तुलना में पंजाब और हरियाणा को देखिएगा तो छोटा सा प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा कैसा प्रदेश है, छोटा सा। पंजाब हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है वो, छोटा जगह के भी बावजूद। तो उसके पास भूमि ही कम है, पंजाब और हरियाणा के पास बहुत कम भूमि है। याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा
इसके पास बहुत कम भूमि है, बहुत कम भूमि है, इसके पास बहुत कम भूमि है, लेकिन जितना भूमि है कुल भूमि का, है ना, कुल भूमि का जितना इसके पास भूमि है उस भूमि का 80% भाग, कितना भाग में, 80% भाग में, 80% भाग पर कृषि करता है। ये सोच लीजिए, कृषि करता है, यानी कि हर जमीन पर यहाँ कृषि होती है, समझे कि नहीं। और कुछ तो मकान बना होगा, कुछ तो सड़कें बनी होंगी, कुछ और तरह की चीज बने होंगे, लेकिन जो बच गया उस सब पर कृषि ही होती है। एक तो कम भूमि है, उस भूमि में 80% भाग पर क्या करता है, कृषि करता है। और कैसे कृषि करता है, तो यह उत्तम तरीके से कह सकते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, है ना, कैसे, उत्तम एवं वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा अनाज उत्पन्न करता है, अनाज उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात, सबसे ज्यादा अनाज उत्पन्न करता है। बिहार का हम नामों नहीं ले रहे हैं कृषि में, समझे कि नहीं। अब सोच लीजिए, जब किसानों का आंदोलन होता है तो कौन आंदोलन करता है, यही पंजाबी हरियाणा वाला। बिहार के लोगों को तो पता नहीं है कि हम किसानों हैं, है कि नहीं। कहीं देखे हैं आंदोलन में बिहार के किसान को जाते हुए, नहीं जाता है, समझे कि नहीं। कारण क्या है, उन लोगों को तो पता नहीं कि कैसे हम लोग यहाँ खेती कैसे हो जा रहा है, भगवान जाने। हम लोगों के पास सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है, और खेती में उसके टक्कर नहीं देता है। यूपी के पास भी बहुत ज्यादा है, लेकिन टक्कर नहीं देता है। पंजाब के पास एक तो सबसे कम भूमि है, लेकिन इतना अनाज उपजाता है कि किसान भारत का किसको कहा जाता है, पंजाबी और हरियाणा के लोगों को। समझ में आ गई बात ना। बिहार का तो हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, बिहार का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो समझ में आ गई बात। अब चलिए जरा सा देखते हैं आगे। अब भूमि के प्रकार को समझ लेते हैं, किसको समझ लेते हैं, भूमि के प्रकार को। भूमि के प्रकार, तो भूमि के प्रकार को समझिए। भूमि का बहुत प्रकार है, वैसा भी भूमि है जहां पे वन क्षेत्र है, तो उसको कहेंगे वन क्षेत्र भूमि। क्या पढ़ेंगे उसको, वन क्षेत्र भूमि। भूमि के प्रकार में क्या पढ़ेंगे, वन क्षेत्र भूमि, पहला प्रकार हो गया। तो वन क्षेत्र भूमि किसको कहेंगे, तो वैसा भूमि जहां पर खाली क्या हो, वन ही वन हो। तो इसका सीधी सी बात है कि वैसा भूमि जहां पर वन या जंगल हो, वैसा भूमि जहां पर क्या हो, वन या जंगल हो, वन या जंगल हो, ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहेंगे, वन क्षेत्र भूमि कहेंगे। खत्म हो गया इसका। दूसरा, भूमि के प्रकार में हम लोग दूसरा देखेंगे, 5 प्रकार के भूमि है ना। कितना प्रकार के भूमि है, 5 प्रकार के। तो पहला हो गया वन क्षेत्र भूमि, और दूसरा हो गया निब्बल बोई भूमि। क्या हो गया, निब्बल बोई भूमि, इसका नाम है निब्बल बोई भूमि। क्या नाम है, निब्बल बोई भूमि। इसी को कहा जाता है संकुल फसल भूमि। क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, संकुल फसल भूमि। और यही भूमि हम लोगों के यहाँ है, क्योंकि इसकी परिभाषा जैसी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ, क्या यह भूमि हम लोगों के यहाँ है, नहीं। हम लोगों के यहाँ वन है कहाँ, जहां पे वन होगा उसको कहेंगे वन क्षेत्र भूमि। और निब्बल बोई भूमि किसको कहेंगे, तो निब्बल बोई भूमि उस भूमि को कहा जाता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ष में एक या एक से अधिक फसल का उत्पादन करते हैं। समझे कि नहीं। तो हम लोगों के यहाँ तो एक साल में एक से अधिक फसल हो करता है, धान भी होता है, गेहूं भी होता है, रबी भी होता है कि नहीं होता है। तो निब्बल भूमि किसको कहेंगे, या संकुल फसल भूमि किसको कहेंगे, है ना, वैसा भूमि जिसमें एक वर्ष के अंदर
एक या एक से अधिक फसल का उत्पादन हो। क्या लिख दे इसमें? वैसा भूमि जिसमें एक वर्ष में एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष के अंदर में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक फसल का उत्पादन हो, फसल का उत्पादन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निब्बल बोई भूमि, है ना, या संकुल फसल भूमि। क्या कहेंगे? निब्बल बोई भूमि या, है ना, संकुल फसल भूमि। तो हम लोगों की जो भूमि है, हम लोगों के यहाँ जो भूमि है वह कैसा भूमि है? तो निब्बल बोई भूमि है। हम लोगों के यहाँ एक फसल भी होता है और एक से अधिक भी फसल कहीं कहीं हो जाता है कि नहीं? तो इसको कहेंगे निब्बल बोई भूमि। तो दो प्रकार पढ़ लिए। तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं परती भूमि। उसको क्या कहते हैं? परती भूमि। ध्यान समझिएगा, उसको क्या कहेंगे? परती भूमि। तो परती भूमि दो तरह के, कितना तरह के? दो तरह के। एक जो है से उसको कहेंगे वर्तमान परती। इसको क्या कहेंगे? अभी तुरंते तुरंते वर्तमाने में परती हुआ है। एक को कहेंगे पुरातन परती। क्या कहेंगे? पुरातन परती। एक को क्या कहेंगे? पुरातन परती। तो वर्तमान परती किसे कहेंगे? तो वैसा भूमि, देखिए ध्यान से, वर्तमान में जो परती है उसका मतलब क्या हो गया? कि वैसा भूमि, है ना, जिसमें एक वर्ष, जिसमें एक वर्ष या एक वर्ष या उससे कम समय तक, उससे कम समय तक, एक वर्ष या उससे कम समय तक कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। उत्पादन नहीं किया जाता है। उत्पादन नहीं किया जाता है। आ गया समझ में? एक वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसको परती, तो उसको कहेंगे वर्तमान परती। उसको क्या कहेंगे? वर्तमान परती। क्लियर हो गया? अब पुरातन परती किसको कहेंगे? जरा सा ध्यान समझिएगा। पुरातन परती किसको कहेंगे? वैसा भूमि जिसमें एक वर्ष से अधिक, कैसे? एक वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, समझ में आ रही है बात ना? परंतु 5 वर्ष से कम समय तक परती हो, 5 वर्ष से कम समय तक परती हो, परती हो, उसको क्या कहेंगे? पुरातन परती। उसे क्या कहेंगे? पुरातन परती। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर एक वर्ष से कम परती है तो उसको कहेंगे वर्तमान परती। 5 वर्ष से कम है, एक वर्ष से ज्यादा हो गया, और 5 वर्ष से कम है तो इसको कहेंगे पुरातन परती। परती के मतलब कि जिस पर कोई कृषि नहीं होता है ना, जिस पर कोई कृषि नहीं होता है उसको कहते हैं परती। तो 3 प्रकार के भूमि पढ़ लिए। अब जरा सा देख लीजिए चौथा प्रकार का भूमि। तो चौथा प्रकार का भूमि को हम लोग कहेंगे, क्या चीज कहेंगे? परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला भूमि। परती भूमि के अतिरिक्त, परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला भूमि, नहीं जोते जाने वाला भूमि, एक टाइप भी हो गया। तो इसको हम लोग बांटते हैं कितना तरह से? तो इसको बांटते हैं 3 तरह से। इस भूमि को कितना बांटते हैं? 3 तरह से। देखिए,
परती भूमि के अतिरिक्त, मतलब परती भूमि तो समझिए गए, 1 वर्ष से कम होगा तो उसको वर्तमान परती, 1 वर्ष से ज्यादा 5 वर्ष से कम होगा तो पुरातन परती। इसके अतिरिक्त वैसा भूमि जो जोता नहीं जाता है, जो जोता नहीं जाता है, उसको कहेंगे अलग कैटेगरी बनाएंगे। तो जैसे देखिए चारागाह भूमि, कौन सा भूमि? चारागाह भूमि। अब चारागाह भूमि का मतलब क्या हो गया? जहां पर पशुएं चरते हैं, जैसे कि गांधी मैदान को आप देखिए, खेलने वाला भूमि है, या भैंस वगैरह जाकर के खाती है वहां पर जाकर के, या ब्लॉक वाली कुछ भूमि को जाकर के देखिए, उस पर कहीं से खेती हो रही है क्या? तो जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? तो चारागाह की व्यवस्था वहां पर बना दिया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि कहेंगे। तो चारागाह भूमि हो गया, पशु को चरने वाली भूमि को चारागाह भूमि कहेंगे, पशु को चरने वाली भूमि। दूसरा जो है चारागाह भूमि के अलावा बागवानी जहां पर होता है, क्या होता है? बागवानी। तो जहां पर बागवानी होता है तो क्या उसमें हम लोग कोड़ काट के खेती करते हैं? नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ क्या होता है? बागवानी होता है। क्या क्या चीज होता है? तो बाग होता है, उसमें बगीचा होता है, या आप देखिएगा चाय की जो बागान होता है, चाय का बागान, तो क्या वहां पर खेती होती है अन्य फसलों की? नहीं, सिर्फ चाय की खेती होती है। तो वैसे भूमि जहां पर इन लोगों के अलावा और कुछ नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? बागवानी। क्या कहते हैं? बागवानी। या उस भूमि को भी हम अतिरिक्त भूमि में रखेंगे, किसको? जैसे 5 साल से कम पड़ती है तो पुरातन, लेकिन 5 साल से अधिक है तो इसी में आ जाएगा, है कि नहीं? इसी में आ जाएगा। तो वैसा भूमि जो 5 साल से अधिक से पड़ती है, कैसे है? 5 साल से अधिक से पड़ती है, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक समय तक पड़ती हो, समय तक क्या हो? पड़ती हो, 5 वर्ष से अधिक तक क्या हो? पड़ती हो। वैसे भूमि को हम लोग क्या कहेंगे? पड़ती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला भूमि। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका 4 गो टाइप। अब इसी हिसाब से देख लीजिए 5वां टाइप, क्या देख लीजिएगा? 5वां टाइप। तो 5वां टाइप समझ लीजिए, 5वां टाइप क्या है? तो अकृषीय भूमि, अकृषय भूमि, इसका नाम है अकृषय भूमि। तो अकृषय भूमि किसको कहेंगे? जहां कृषि युक्त भूमि न हो, 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 उसको क्या कहेंगे? अकृषय भूमि। क्या कहेंगे उसको? अकृषय भूमि। तो हम लोग उसमें कौन सा भूमि आता है? तो नाम सुने होंगे बंजर भूमि। क्या देखते हैं उसमें? बंजर भूमि। क्या बंजर भूमि में आपको खेती होती है क्या? नहीं होती है, तो उसको क्या कहेंगे? बंजर भूमि। समझे कि नहीं? या इसी को कहते हैं व्यर्थ भूमि, यह भूमि किसी के काम के लायक नहीं है, इस टाइप के भूमि को हम लोग कहेंगे अकृषि भूमि। अच्छा, और वैसा भूमि जहां विनिर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है? विनिर्माण भूमि। विनिर्माण भूमि का मतलब समझ लीजिए, जहां पर सड़क बन गया, क्या उस भूमि पर कृषि होगा? घर बन गया, कृषि होगा। स्कूल बन गया, कृषि होगा। रेलवे लाइन बिछ गया तो क्या उस पर भूमि खेती होगा? रेलवे पटरी बिछ गया तो नहीं ना होगा। अब जहां पर वायुयान बन गया, वायुयान बन गया, वायुयान को उतरने के लिए, चढ़ने के लिए एरोड्रम बन गया। क्या बन गया? एरोड्रम। एरोड्रम। तो क्या उस भूमि पर खेती हो पाएगी? आपका जैसे जहां पे घर बना लिए, अब जहां बन गया, संस्था बन गया, तो क्या इस पर कृषि होगी? अब नहीं होगी। तो ऐसे भूमि पर कृषि नहीं होती, तो उसको कहते हैं अकृषि भूमि, जहां पर कृषि लायक भूमि न हो। समझ में आ गया? तो भूमि के कितने प्रकार हो गए? 5। कौन कौन? वन क्षेत्र भूमि, निबल बोई भूमि, परती भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि, अकृषि भूमि। समझ में आ गई बात? सबको बढ़िया से समझ गए?
अब देख लीजिए जरा सा आगे, अब एक पढ़ लेते हैं हम लोग भूमि ह्रास। क्या पढ़ लेते हैं? भूमि ह्रास। भूमि ह्रास किसे कहेंगे? भूमि ह्रास। भूमि ह्रास से क्या समझते हैं? तो भूमि की कमी होना भूमि ह्रास कहलाता है। नहीं समझ में आया? भूमि की कमी होना क्या कहलाता है? भूमि ह्रास कहलाता है। भूमि ह्रास कहलाता है। भूमि का कमी होना क्या कहलाता है? भूमि ह्रास कहलाता है। भूमि ह्रास के क्या क्या कारण है? ये भूमि ह्रास के जरा सा कारणों का हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। कारण बताइए कि भूमि क्यों ह्रास हो रही है, क्या वजह है कि भूमि ह्रास हो रही है? तो भूमि का कमी कैसे कैसे हो रहा है? तो देखिए, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, हम लोग खेती करने वाले जमीन पर मकान बना दे रहे हैं, है कि नहीं? तो सबसे बड़ा कारण है भूमि की कमी का होने का लगातार जनसंख्या में बढ़ना, जनसंख्या का लगातार बढ़ना। पहला कारण क्या है? जनसंख्या का लगातार बढ़ना। समझ में आ रहा है बात? जनसंख्या का लगातार बढ़ना भूमि कम होने का या भूमि ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। समझे कि नहीं? दूसरा कारण बताइए, भूमि की कमी का दूसरा कारण और क्या है? क्यों हम लोगों के यहाँ भूमि कमती जा रही है? तो दूसरा कारण ये है कि देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है तो बंटवारा हो जा रहा है। जहां पे पहले बाबूजी को या बाबा को 20 बीघा जमीन था, बाबा हो के 5 बच्चे हो गए, तो जैसे ही अगर बाबा के 5 बच्चे हो गए, तब 20 बीघा को 5 भाग में बांटिएगा तो कितना कितना बीघा पड़ेगा? 4 बीघा पर आ गए। और एक गो के कम से कम अगर दू गो भी बच्चा हुआ तो 5 बीघा को अगर 4 बीघा को अगर हम लोग बांट देंगे तो आ गए किसमें? 2 बीघा पर। तो क्या यह भूमि की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो भूमि की कमी कैसे हो रही है? जब प्रति व्यक्ति भूमि का कमी होना, प्रति व्यक्ति भूमि का, प्रति व्यक्ति भूमि का क्या होना? कमी होना। प्रति व्यक्ति भूमि का कमी होना। तीसरा और क्या है? तो घर एवं भवन का निर्माण हो रहा है बहुत ज्यादा। जनसंख्या बढ़ेगा तो भैया घर या भवन नहीं बनेगा। तो घर एवं भवन बनेगा तो घर या भवन का निर्माण से भूमि की कमी नहीं होगी? तो एकदम होगा। चौथा और क्या क्या चीज से कमी हो रही है? तो जनसंख्या के रोजगार को पूर्ति करने के लिए कल कारखाने, उद्योग धंधे खुल रहे हैं, है कि नहीं? कृषि हटा करके क्या हो रहा है? कल कारखाना की स्थापना हो रहा है। कल कारखाना का स्थापना होना, कल कारखाना का स्थापना होना, इससे भी क्या हो रहा है? भूमि का ह्रास। भूमि का क्या हो रहा है? ह्रास। समझ में आ रही है बात? पांचवा क्या है इसका कारण? तो देखिए, बहुत सारे जमीन पर जल का जमाव हो जा रहा है बेवजह। तो भूमि पर जो है जल के जमाव के कारण भी भूमि की कमी हो रही है। समझे कि नहीं? तो भूमि पर जल जमाव के कारण, जल जमाव के कारण क्या हो रहा है? भूमि का ह्रास हो रहा है। छठा क्या है? आप देखिएगा, अधिक सिंचाई भी अगर कर दे रहे हैं तो उससे भूमि खराब हो जाती है। जैसे देखिए, आप ही को अगर 1 गिलास पानी पीना या 2 गिलास पानी पीना हो, 1 जग पिला देंगे तो आप ही को उल्टी पलटी नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? आवश्यकता भर ना। तो अधिक सिंचाई के कारण, देखिए, अधिक सिंचाई के कारण भी भूमि ह्रास हो रहा है। अधिक सिंचाई के कारण भूमि ह्रास हो रहा है। एक क्वेश्चन आता है, पंजाब में भूमि का खराब होने की वजह बताइए, या पंजाब में भूमि का ह्रास होने का कारण बताइए। तो चूंकि पंजाब में सिंचाई की इतनी ज्यादा व्यवस्था है कि वहां पर सिंचाई बहुत ज्यादा होता है, तो पंजाब में जो खेत खराब होते हैं वह सिंचाई की वजह से होते हैं। याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका सबसे पक्का उदाहरण क्या है? पंजाब,
है कि नहीं। पंजाब में जो खेत खराब हो रहे हैं वो सिंचाई की वजह से हो रहे हैं। समझ में आ गया बात। अब एक टॉपिक आता है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं भूमि निम्नीकरण। क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण। आप भूमि निम्नीकरण से क्या समझते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? तब भूमि ह्रास अलग चीज है, अब भूमि निम्नीकरण अलग चीज है। भूमि निम्नीकरण का मतलब हो गया भूमि की गुणवत्ता में कमी होना। भूमि में जो गुणवत्ता है उपज की, उसमें कमी होना निम्नीकरण कहलाता है। समझे कि नहीं। और भूमि का माने इतना था से इतना हो गया, ये कम होना भूमि ह्रास कहलाएगा। लेकिन भूमि इतना ही है, इतना ही है, लेकिन अगर उसके गुणवत्ता में कमी हो गया जिसकी वजह से फसलें नहीं उग रही है, तो इसको कहेंगे भूमि निम्नीकरण। क्या कहेंगे? भूमि निम्नीकरण। तो हम लोग लिखेंगे भूमि की गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता में कमी होना, भूमि की गुणवत्ता में कमी होना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? अब इस बात को समझिएगा ध्यान से। कौन सा बात का? कि आखिर भूमि जो ह्रास हो रही है, क्या इसका रोकने का उपाय है? तो हाँ है कि नहीं? तो बताओ कौन कौन सा उपाय है? भूमि ह्रास को रोकने के उपाय, रोकने के उपाय, भूमि ह्रास को रोकने के उपाय। तब भूमि ह्रास को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? तो देखिए, जनसंख्या का लगातार बढ़ना, हाँ नियंत्रण, अब सही बोला। जनसंख्या का लगातार बढ़ने से भूमि का ह्रास हो रहा है। तो भैया जनसंख्या का अगर कमी हो जाएगा तब भूमि का ह्रास रुक जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे? लगातार जनसंख्या वृद्धि को रोकना, लगातार जनसंख्या वृद्धि को रोकना, वृद्धि को रोकना। आगे समझ में? दूसरा कारण बताइए। भूमि है ना, ये तो प्रति व्यक्ति, भैया जनसंख्या में कम हो गया तो प्रति व्यक्ति कम हो जाएगा, जनसंख्या में रुक जाएगा तो घर या भवन का निर्माण कम हो जाएगा। समझे कि नहीं। कल कारखाना की जो स्थापना हो रहा है, तो कल कारखाना की स्थापना कहाँ हो? तो कल कारखाना की स्थापना उस भूमि पर हो जो कृषि लायक नहीं है बल्कि बंजर हो। कहाँ हो? बंजर हो या व्यर्थ भूमि हो। अगर वहां होगा तो हम लोग कंट्रोल कर ले सकते हैं। तो लिखेंगे कल कारखाना, ध्यान समझिएगा क्या चीज? कल कारखाना की स्थापना, कल कारखाना की स्थापना बंजर या व्यर्थ भूमि, है ना, व्यर्थ भूमि पर करना या कराना, व्यर्थ भूमि पर करना या कराना। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ह्रास को रोक सकते हैं। तीसरा, और कैसे हम लोग भूमि के ह्रास को रोक सकते हैं? तो जल जमाव को दूर करके, है कि नहीं। आप नहीं देखते हैं शहरों में जाइएगा ना, 4-5 घर रहेगा, बीचवा में जमीनिया में खाली क्या लगा हुआ रहेगा? पानी, सब कचरा उसी में जा रहा है, तो उससे भूमि क्या हो जाती है? खराब। तो जल जमाव को क्या करके दूर करना, जल जमाव को दूर करना। आ गया समझ में? चौथा हमको बताइए, चौथा जरा सा बताइए। तो आप ज्यादा सिंचाई करके भी भूमि का ह्रास कर रहे थे ना पंजाब में, तो सिंचाई अगर कम कर देंगे तो हो जाएगा ना सही भूमि। तो सिंचाई कम करके, क्या करके? सिंचाई कम करके भी हम लोग ये कर सकते हैं। और चलिए पांचवा, पांचवा क्या हो सकता है? कल कारखाना एवं भवन से, कल कारखाने से या भवन से निकलने वाले जो बेकार पदार्थ हैं, है ना, बेकार पदार्थ हैं, जहां तहां न फेंक करके, जहां तहां न फेंक करके। समझ में आ गई कि नहीं? उससे भी भूमि का ये कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अगर देखिएगा, हम बता रहे हैं उसके यहाँ से, बगल के यहाँ से
जितना आप लोग का खेलने वाला जो जगहिया है ना, सब ओकरे में पोलोथीन बिक दे रहा है। जाके देखिए ना, सब कचरा लगा दे रहा है। समझे कि नहीं? अब बताइए, हम रोज साफ करवाते हैं, इन लोग रोज वहां बिक दे रही है। तो अब स्थिति क्या है? खराब हो जा रहा है भूमि, है ना, खेती लायक नहीं रह जा रहा है। तो सिंचाई कम करके साथ साथ क्या हो जाएगा? कल कारखाना या भवन और नहीं विश्वास है तो देखिए, अहिजा पर एगो परती जमीन है बगले में, अहिजा जितना ही मोहल्ला के कचरा है सब अहिजे लोग बिगेगा। जाके देखिएगा खेतवा के हालत खराब हो गया है, बगले में भी बता रहे हैं, है कि नहीं? कल कारखाना या भवन से निकलने वाला बेकार पदार्थ को जहां तहां फेंकने से बचना, जहां तहां फेंकने से बचना, इससे भी आपका भूमि का ह्रास रोका जा सकता है। अब देख लीजिए, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप इस तरह से सीढ़ी नुमा खेती अगर बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पानी जब यहाँ गिरेगा तो इस पर रुकेगा, फिर यहाँ से पानी भरेगा तो इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा। आपका खेती भी हो गया और आपका भूमि भी बढ़ गया, है कि नहीं? तो आप कैसे कर सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करके, पहाड़ी क्षेत्र में क्या करके? सीढ़ी नुमा खेती करके, सीढ़ी नुमा खेती करके भी आप जमीन के ह्रास को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए आगे, अब बढ़िया से और देख लीजिए, क्या देखिएगा, सब समझ लीजिए। सातवां आप देख लीजिए, सातवां हम लोग देख लेते हैं क्या चीज। देखिए मरुस्थल, आप जान रहे हैं जहां बालू ही बालू है, तो ध्यान समझिएगा, जहां पे खाली बालू बालू है, जैसे मान लीजिए कि भूमि है, यहाँ खाली बालू भरा हुआ है, तो बालू अगर हवा आंधी आता है तो यह बालू उड़ करके दूसरे जगह जाता है। क्या जाता है? दूसरे जगह। और जहां अगर बालू गिर गया तो वह भूमि क्या हो जाएगी? खराब। वह भूमि क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो अगर मरुस्थल के चारों तरफ, रेगिस्तान के चारों तरफ, रेगिस्तान इतना दूर में है, अगर इसके चारों तरफ पेड़ खड़ा कर दें, क्या खड़ा कर दें? पेड़ पौधा लगा दें, तो पेड़ पौधा या झाड़ी वगैरह लगा दें, तो वो सब बालू को जान ही नहीं देगा, उसको रोकता है वो सब, है कि नहीं? जितना मात्रा में बालू उड़ उड़ के जाएगा वो सब को रोक देगा। तो उधर का जो खेत होगा वह बंजर होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। समझे कि नहीं? तो इससे भी हम लोग खेती को, माने खेत को बढ़ा सकते हैं। तो मरुस्थल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी चीज को बोलते हैं रेगिस्तान भी। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। तो मरुस्थल या रेगिस्तान के चारों ओर क्या करके? झाड़ी। क्या लगा करके? झाड़ी लगा करके। क्या लगा करके? झाड़ी लगा करके भी हम लोग भूमि के ह्रास को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। आठवां देख लीजिए, आठवां देख लीजिए क्या है? उत्तम टेक्नोलॉजी। उत्तम टेक्नोलॉजी, हम लोग को आता है ना टेक्नोलॉजिया, हाँ, उत्तम टेक्नोलॉजिया, है कि नहीं? टेक्नोलॉजी में होता है तकनीक। तकनीक बोले तो उसी को बोला जाता है प्रौद्योगिकी। क्या बोला जाता है? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। तो उत्तम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर, क्या चीज करके? प्रयोग कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? भूमि को, ह्रास को रोक सकते हैं। समझ में आ गया बात? यहां तक का बात समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ लेते हैं, अब हम लोग जो पढ़ लेते हैं उसका नाम है मृदा या मिट्टी। अब क्या पढ़ लेते हैं? मृदा या मिट्टी। अब हम लोग पूरा बढ़िया से मिट्टी का अध्ययन करेंगे। भूमि का अध्ययन कर लिए, अब हम लोग मृदा या मिट्टी का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा मृदा या मिट्टी किसे कहेंगे? मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं? मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं? तो भूमि का वह ऊपरी परत, भूमि का वह ऊपरी परत जिस पर फसल होता है या फसल बढ़ता है
या फसल की गुणवत्ता में विकास होता है, मतलब कहने का कि फलता फूलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। तो कोई मृदा या मिट्टी की परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे कि भूमि का वह परत, वह ऊपरी परत, भूमि का वह ऊपरी परत, भूमि का वह ऊपरी परत जिस पर फसल उगता है, जिस पर फसल उगता है, जिस पर फसल क्या होता है, उगता है, और क्या होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, फलता है, फूलता है, उससे हम लोग मृदा या मिट्टी कहते हैं, उसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं, उसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे हम क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। अब जैसे देखिए, जब मृदा या मिट्टी पेड़ पौधों के विकास को बढ़ाता है, उसके उपज को बढ़ा देता है, मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिसका वो घर है, केचुए वगैरह का तो वो घर है जो ह्यूमस प्रदान करता है। तो अब बताइए कि जो दूसरे को जिंदा रखेगा, तो ये अपने निर्जीव होगा तब जिंदा रखेगा कि सजीव होगा तभी जिंदा रखेगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि मृदा या मिट्टी क्या है, तो कहिए कि सजीव है। क्या है? सजीव है। मृदा या मिट्टी क्या है? ये मृदा या मिट्टी क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। हम लोग इसको सजीव मानते हैं, सजीव है नहीं, सजीव मानते हैं। यदि सजीव क्या है? मानते हैं। समझ में आ गई वजह ना? अब देखिए, मृदा या मिट्टी का निर्माण किसे कहते हैं, कैसे होता है? मिट्टी या मृदा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब बड़े चट्टान छोटे छोटे चट्टानों में बदल जाते हैं और वह छोटे छोटे चट्टान 400-500 सालों में, समझे कि नहीं, मिट्टी का अवधारणा कर लेते हैं। तो यानी कि मिट्टी का निर्माण कब होगा? जब मिट्टी का निर्माण, जब चट्टान होंगे तभी होगा। समझ में आ गई बात? तो इस बात को समझिएगा कि मिट्टी या मृदा का निर्माण, मिट्टी या मृदा का निर्माण, मिट्टी या मृदा का निर्माण कैसे होगा? देखिए, 1 सेंटीमीटर जो है होता है, 1 सेंटीमीटर देखते हैं ना, इतना सा, तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण है। याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में, क्या चीज में? मिट्टी के निर्माण में कितना वर्ष लग जाता है? 400 से 500 वर्ष, इससे भी ज्यादा लगता है। याद रखिएगा, 400 से 500 वर्ष समय लगता है। ये नहीं कि रात में सोते सुबह उठे तो मिट्टी बन जाएगा, नहीं, 400 से 500 वर्ष का समय लगता है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। देखिए, रूस का एक भूशास्त्री, कहाँ के? रूस का एक भूशास्त्री, कहाँ के? रूस का। रूस का एक भूशास्त्री है जो मैंने भूमि पर सर्चे करता है, भूशास्त्री, जिसका जो नाम है दोकुचेव। क्या नाम है इसका? दोकुचेव। नमवा भी इसका गजबे है। क्या नाम है इसका? दोकुचेव, है ना? ये मिट्टी के निर्माण का 5 कारण बताया दोकुचेव ने। मृदा निर्माण का कितना कारण बताया? मृदा निर्माण का 5 कारण बताया। क्या किया? 5 कारण बताया। समझे कि नहीं? मिट्टी को बनने में बहुत बड़ी भूमिका होती है वहां के स्थानीय जलवायु की, है ना? किसकी? स्थानीय जलवायु की। पहला कारण उसने यही बताया। अब आप सोचिए ना, जलवायु की ना वजह से आप देखिएगा इंग्लैंड का लोग कैसा है, गोरा है। जलवायु की वजह से वेस्ट इंडीज का लोग क्या है, दक्षिण अफ्रीका का लोग क्या है, काला है। जलवायु की वजह से हम लोग जो है न गोरे हैं न ज्यादा काले हैं। तो जब ये
आदमी में, माने मनुष्य में, जानवरों में, वहां के पेड़ पौधों में परिवर्तन का हो रहा है जलवायु की वजह से, तो क्या जलवायु की वजह से मिट्टी परिवर्तित नहीं होगा? तो मिट्टी के बनने में जलवायु की अहम भूमिका होती है, समझे कि नहीं? तो पहला कारण उसने ये बताया था। दूसरा जो था, जो चट्टान है, जैसे जनक चट्टान, चट्टान जैसा होगा, जनक चट्टान कहिए या पूर्ववर्ती चट्टान कहिए, कैसा चट्टान कहिए? पूर्ववर्ती चट्टान, या इसी को बोलिए खनिज चट्टान। तो जिस तरह का चट्टान होगा, है ना, खनिज कण भी कह सकते हैं। जैसे आप देखिए मुंबई में, तो मुंबई का जो चट्टान है उसकी वजह से वहां की मिट्टी कैसी है? काली है। कहीं कहीं लाल तरह के चट्टान है तो वहां की मिट्टी क्या हो जाती है? लाल। तो चट्टान जैसा होगा, वहां के आसपास के, चूंकि चट्टान ही टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते हैं, और वही छोटे छोटे टुकड़े 400 से 500 वर्ष समय के बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चट्टान ही का न देन है मिट्टी का निर्माण होने में। तो जैसा चट्टान होगा उस तरह की क्या होगी? मिट्टी होगी। तीसरा क्या है भाई मृदा बनने का? तो वनस्पति एवं जीव, वनस्पति एवं जीव। देखिए वनस्पति हो, जीव हो, सड़ गल करके मरने के बाद सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में ही बदल जाते हैं, और वो मिट्टी के अंदर में क्या छोड़ जाते हैं? ह्यूमस। क्या छोड़ जाते हैं? भैया ये सब सड़ गल करके ह्यूमस से ना बनाते हैं। तो इस पर भी निर्भर करता है मिट्टी का निर्माण, समझे कि नहीं? और क्या है? जो भू आकृति है, भूमि की जो आकृति है उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है। मिट्टी का निर्माण उसकी ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है ना, उसके आकृति पर भी निर्भर करता है। और आप तो जान ही रहे, पांचवा, समय तो लगेगा ही मिट्टी निर्माण में। लिखे हैं अभी कि 400 से 500 वर्ष तक समय लग जाता है, समय तो लगेगा मिट्टी के निर्माण में। तो मिट्टी के निर्माण में इस तरह से बातें होती हैं। आप जरा सा ध्यान समझिए, जैसे ये मिट्टी है, इस पर आप क्या उगा दिए? पेड़ पौधा। क्या उगा दिए? पेड़ पौधा। तो इनकी जो जड़ें हैं वो देखिए क्या स्थिति है। तो ये तो मिट्टी में ही रहेंगे। तो मिट्टी की जो परत है वह 4 परत में विभाजित है। 1 2 3 4। मिट्टी की कितनी परतें हैं? 4। इस चारों परत को कहा जाता है अ, ब, स, द। अ परत, ब परत, स परत, द परत। अ जो परत है सबसे ऊपरी परत है। यह क्या है? सबसे ऊपरी परत है, जिसमें क्या होता है? जड़। पेड़ पौधा का जड़ इसी में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ये प्योर मिट्टी है। ये क्या है? प्योर मिट्टी। और इस सबसे क्या है? ऊपरी परत है। यह क्या है? ऊपरी परत है। क्लियर हो गया? जो ब परत है, जो ब परत है उसमें आपको हल्का फुल्का कंकड़ छोटा छोटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कंकड़। जो कैसा रहेगा? बहुत छोटे छोटे टाइप के रहेंगे, है कि नहीं? एकदम महीन टाइप का रहेगा। इसको कहते हैं ऊप परत। क्या कहते हैं? ऊप परत। परत है लेकिन कैसा परत है? ऊप परत है। तीसरा जो स है उसमें थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा कंकड़ रहेगा, बड़ा कंकड़ मिलेगा। बड़ा कंकड़ बोले तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा, समझे कि नहीं? तो इसको बोला जाता है मध्य परत। इसको क्या बोला जाता है? मध्य परत। और यहाँ क्या मिलेगा? चट्टान। चट्टान बोले तो बड़ा चट्टान हो गया। चट्टान बोले तो चट्टान ऐसे है, इसी का टूटा हुआ भाग यहाँ है, इससे टूटा हुआ भाग यहाँ है, और इसी से फिर क्या बन गया? मिट्टी बन गया, है ना। और ये क्या है? निचली परत है। यह किसको क्या कहेंगे? निचली परत। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मिट्टी के कितने परत होते हैं? 4 परत होते हैं। मिट्टी के कितने परत होते हैं? 4 परत। ऊपरी परत, उप परत, मध्य परत, निचली परत। निचली परत में चट्टान है, वही टूट के बड़ा बड़ा पत्थर बन गया। मध्य परत में वही छोटा छोटा में एकदम बदल गया, तो उसको हम लोग कहेंगे उप परत। और उसी छोटे छोटे कण से मिट्टी का निर्माण होता है, और उसी मिट्टी में जड़ें जाती है, उससे ज्यादा जड़ें नहीं जाती हैं।
क्लियर हो गया? तो यहां तक की मैटर को आप लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मृदा या मिट्टी की बनावट के आधार पर बंटवारा कितने प्रकार के होते हैं? मृदा या मिट्टी की को बनावट के आधार पर, मृदा या मिट्टी का प्रकार बनावट के आधार पर, मृदा या मिट्टी का प्रकार किसके आधार पर? बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो देखिए ध्यान से, यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। समझिएगा ध्यान से, यह कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक बनावट। क्या बोलते हैं? भौतिक बनावट। क्या बोलेंगे? भौतिक बनावट। दूसरा जो प्रकार है उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक बनावट के आधार पर। क्या बोलेंगे? रासायनिक बनावट के आधार पर। एक हो गया भौतिक बनावट के आधार पर। भौतिक बनावट बोले तो कण के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के आधार पर बनावट। कणों के आधार पर बनावट, समझते चलिएगा, है ना? यहां पर देखेंगे रासायनिक बनावट के आधार पर। अब देख लीजिएगा, दो प्रकार का हो गया। भौतिक बनावट में आप देखिएगा तीन तरह की मिट्टी आएंगे। कितना तरह के मिट्टी आएंगे? तीन तरह के। सबसे पहला जो मिट्टी आएगा कण के आधार पर जो बनावट होगा तो बलुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बलुई मिट्टी। पहला होगा बलुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी किसको कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। बलुई मिट्टी किसको कहेंगे? जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जिसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा हो। बालू की मात्रा क्या हो? बहुत ज्यादा हो, तनी मनी नहीं हो, बहुत ज्यादा हो। पंख, पंख माने कीचड़, पंख माने कीचड़, जिसमें पंख या कीचड़ की मात्रा कम हो। पंख बोलिए या कीचड़। कीचड़े में न कमल फूलता है तो इसलिए इसको पंकज बोला जाता है कि नहीं? तो पंख या कीचड़ की मात्रा कम हो, की मात्रा क्या हो? कम हो। तो बलुई मिट्टी किसके कहेंगे? जिसमें बालू की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और कीचड़ की मात्रा क्या हो? कम हो। तो जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होगा वह पानी बहुत ज्यादा सोखेगा, पूरा एकदम ड्राम के ड्राम पी जाएगा। कितना हो पानी डालिएगा तो कुछ देर के बाद सूख जाएगा, है कि नहीं? तो यह पानी क्या करता है? पानी बहुत सोखता है, पानी बहुत सोखता है ऐसी मिट्टी। तो जो बहुत ज्यादा पानी सोखता है तो क्या उसमें कृषि करना संभव है? नहीं है। जो बहुत ज्यादा पानी सोख लेगा, बार बार पानी खोजेगा, तो क्या उसमें कृषि संभव है? नहीं है। यह कृषि के लिए अच्छा नहीं है। यह मिट्टी कृषि के लिए अच्छा नहीं है, कृषि के लिए अच्छा नहीं है, यह कृषि के लिए अच्छा नहीं है। काहे नहीं है? तो इसके वजह से क्या होता है कि यह मिट्टी जड़ों को जितनी मजबूती से पकड़ना चाहिए उतना मजबूती से पकड़ नहीं पाता है, और क्या होता है, पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो कवर करके वो गिर जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इसमें जड़ को मजबूती प्रदान, इसमें जड़ जो है, जड़ को मजबूती प्रदान नहीं मिलता है। इसमें जड़ को मजबूती नहीं मिलता है, मजबूती नहीं मिलता है। आ गया समझ में? इसमें जड़ को मजबूती नहीं मिलता है। किस मिट्टी में? बलुई मिट्टी में। कण के आधार पर
हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा प्रकार। तो दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है चिक्का या चिकनी मिट्टी। क्या बोलते हैं? चिक्का या चिकनी मिट्टी। चिक्का या चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है ना बालू की मात्रा बहुत ज्यादा है, अब पंख की मात्रा कम है, तो इसमें कीचड़ की मात्रा ज्यादा होगा, पंख की मात्रा क्या होगा? ज्यादा। तो लिखेंगे कि इसमें पंख या कीचड़ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और बालू की मात्रा बहुत कम। बालू की मात्रा क्या होती है? बहुत कम। ये जहां पानी बहुत सूखता है, पानी नहीं सूखता है। चिकनी मिट्टी में पानी नहीं सूखेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? यह पानी सूखता ही नहीं है, यह बहुत कम पानी सूखता है, यह बहुत कम पानी सूखता है, यह बहुत कम पानी क्या करता है? सूखता है। तो जो बहुते कम पानी सूखेगा तो वो भी कृषि के लिए अच्छा नहीं है, तो यह भी कृषि के लिए अच्छा नहीं है, यह भी कृषि के लिए अच्छा नहीं है। कोई डाउट हो रहा है इसमें? यह भी कृषि के लिए अच्छा नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, यह भी कृषि के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, इसमें जुताई अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पानी सूखबे नहीं करेगा तो जुताई अच्छी होगी जी? इसमें जुताई अच्छी नहीं होगी, इसमें जुताई अच्छी नहीं होगी। तो इसमें अगर जुताई अच्छी नहीं होगी और जुताई अच्छी नहीं होगी, कृषि काहे नहीं अच्छा होगा? तो जुताई अच्छी नहीं होगी, और जोत भी दीजिएगा ना तो सूखने पर दरार फट जाएगा, है ना? यह सूखने पर क्या हो जाता है? यह सूखने पर दरार फट जाता है, दरार फट जाता है इस मिट्टी में। क्लियर हो गए? तो इसलिए यह अच्छा नहीं है। अब देख लीजिए, भौतिक बनावट के आधार पर अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगला हम लोग देख लीजिए बढ़िया से, क्या देख लीजिएगा? तीसरा है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? दोमट मिट्टी। तो अब दोमट मिट्टी को समझ लीजिए, वैसा मिट्टी जिसमें बालू एवं कीचड़ दोनों की मात्रा क्या है? बराबर है। दोनों की मात्रा क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे कि वैसा मिट्टी जिसमें बालू एवं कीचड़ की मात्रा क्या है? समान हो। क्या हो? समान हो। तो ये तो अच्छी, माने इसमें तो कृषि होना चाहिए। तो हाँ, अब यहां देखिए, यह फसल के उत्पादन में बहुत अच्छा है। यह फसल के उत्पादन के लिए क्या है? बहुत अच्छा है। यह फसल के उत्पादन के लिए क्या है? बहुत अच्छा है, नो डाउट। यह फसल के उत्पादन के लिए क्या है? बहुत अच्छा है। नदियां क्या करती हैं? नदियों के बगल की जो मिट्टी होती है वह क्या करता है? नदी अपने साथ नई मिट्टी को लाती है, अब पहिलका जो मिट्टी है उस पर नया मिट्टी उड़ा देती है। नया मिट्टी क्या करती है? उड़ा देती है। तो जो नदियों के जल के द्वारा उड़ा देती है दूसरे मिट्टी से, तो उसको कहते हैं जल ओढ़। नदी का जल उड़ा दिया, उड़ा देते हैं ना कंबलिया तिवेरा हम लोग, तो जल ओढ़ उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? जल ने उड़ाया, तो इसलिए उसको कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। तो दोमट जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का कैसा मिट्टी है? दोमट मिट्टी है। क्या है? दोमट मिट्टी है। तो लिख देते हैं जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का क्या है? दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छा कृषि के लिए होता है। इससे अच्छा मिट्टी हो ही नहीं सकता है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है
तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना। तो जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार का दोमट मिट्टी है। यह कृषि के लिए सबसे अच्छा है। यह कृषि के लिए सबसे अच्छा है। क्लियर हो गया। यह कृषि के लिए क्या है, सबसे अच्छा। रासायनिक बनावट के आधार पर मिट्टी दो तरह का होता है। एक होता है अम्लीय मिट्टी और दूसरा होता है क्षारीय मिट्टी। तो एक को बोलेंगे अम्लीय मिट्टी और दूसरका को बोलेंगे क्या चीज, क्षारीय मिट्टी। क्या बोलेंगे, क्षारीय मिट्टी। या जो रसायन है तो रासायनिक की ना बात करेंगे, अम्ल और क्षार की। तो अम्लीय मिट्टी किसके कहेंगे, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो। समझ में आ रही है बात। जिस मिट्टी का पीएच मान कितना हो, 7 से कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अम्लीय मिट्टी कहेंगे। अम्लीय मिट्टी कहते हैं। और क्षारीय किसको कहेंगे, तो जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक हो, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारीय मिट्टी कहते हैं। क्षारीय मिट्टी कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, मिट्टी की अगर अम्लीयता को दूर करना है तो क्या कीजिएगा, मिट्टी अगर अम्लीय हो गया तब क्या कीजिएगा, तो उसमें आप चूना मिला दीजिए। तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। समझ में आ गया बात है। कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। अगर उसी तरह से इसमें पूछ दिया कि अगर क्षारीयता को दूर करना है तब क्या मिलाएंगे, तो जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जिप्सम। क्षारीयता को दूर करने के लिए, क्षारीयता को दूर करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाते हैं, जिप्सम। क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। और जिप्सम का सूत्र आप लोग जान ही रहे हैं, क्या होता है बताइए जरा सा, CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O मिला देते हैं। तो इससे इसकी अम्लीयता दूर चल जाएगी चूना मिलाने से, और जिप्सम मिलाने से इसकी क्षारीयता दूर हो जाएगी। समझे कि नहीं। तो ये हम लोग पढ़े थे बनावट के आधार पर। अब हम लोग देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के प्रकार। अब अगला टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के प्रकार, समझे कि नहीं। तो एक हो गया स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। स्थानबद्ध या इसी को कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी। क्या कहते हैं, अवशिष्ट मिट्टी। समझे कि नहीं। अभी चैप्टर नहीं समाप्त होगा, अभी एक और पार्ट बढ़िया से चलेगा। समझे कि नहीं, बहुत बाकी रह गया है। पढ़ाते पढ़ाते समय लग रहा है तो क्या करें। स्थानबद्ध या क्या कहते हैं, अवशिष्ट मिट्टी। और दूसरा होता है वाहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी। क्या होता है, वाहित मिट्टी या इसी को कहते हैं स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी। अब देख लीजिए जरा सा, दोनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मूल चट्टान से, जो चट्टान है, जिस चट्टान से माने मूल चट्टान से टूटने से जो मिट्टी बनती है, मूल चट्टान से टूटने से जो मिट्टी बनती है और वह मिट्टी वहीं पे रह जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। क्या कहते हैं, अवशिष्ट मिट्टी। तो क्या लिखेंगे कि मूल चट्टान से टूटकर जो मिट्टी, मूल चट्टान से टूटकर जो मिट्टी बनती है, जो मिट्टी क्या होती है, बनती है ना, और वहीं रह जाती है।
और वहीं रह जाती है, वहीं रह जाती है, उसे स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। आ गया समझ में? वो उड़िया पड़िया के दूसरे जगह नहीं गया, लेकिन स्थानांतरित का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया। तो जाने की वजह क्या है कि नदी इसका माध्यम है। जब नदी हो या आंधी उंधी आएगा तो हवा हो या हिमनद आएगा, माने बर्फ वाला वो हवा के साथ आएगा, है कि नहीं? तो हिमनद आएगा द्वारा, हिमनद द्वारा। अब जो मिट्टी है, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, दूसरे स्थान पर पहुंचा देना, पहुंचा देना, है ना। अगर वो पहुंचा दिया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे मैंने कह गया कि मिट्टिया क्या हो गया? बह गया या स्थानांतरित हो गया, तो उसे वाहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी कहेंगे। स्थानांतरित